दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी लगभग 28 लाख लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बराबर का पानी दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा की सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट है 613 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। चुनाव का परिणाम आने के बाद पिछले 3 हफ्ते से लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया लगातार दिल्ली का पानी 100 एमजीडी कम आ रहा था। इसको लेके उन्होंने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, कहीं उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई और दिल्ली के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ था। 1994 में, जब लगभग दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास थी। आज 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी है। 1994 में भी दिल्ली के पानी का कोटा था 1005 एमजीडी और 30 साल के बाद जब आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, तब भी दिल्ली के पानी का कोटा है मात्र 1005 एमजीडी। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दें, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दें, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। जो हमारा निर्धारित कोटा है, अगर उतना पानी भी हमें नहीं मिलेगा, एक तो 3 गुना आबादी पर उतना ही पानी हमको मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसे दिल्ली के अंदर आपूर्ति हो सकती है? कैसे दिल्ली के लोगों को पानी दिया जा सकता है पर्याप्त मात्रा में, जब हमें मिलेगा ही नहीं पीछे से? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर। कैनाल के अंदर पानी की बर्बादी ना हो, इसको पक्का कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया दिल्ली की सरकार ने। जितने प्रयास हमारी तरफ से हो सकते थे हमने किया। हर स्तर पे कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक आदमी के लिए मान लीजिए 1 गिलास पानी होता है, आदमी की संख्या हो गई 3, लेकिन पानी उतना ही है, 1 गिलास पानी ही है जिसमें 3 लोगों को पानी पिलाना है। उसमें से भी आप कटौती कर रहे हैं। ये कौन सा न्यायपूर्ण तरीका है? और किस बात की दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से? यह कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 7 सीटें देकर जिता दिया, यह कि दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री बन गए, यह दिल्ली वालों का गुनाह है, अपराध है। पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली के लोग 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जिता रहे हैं।
इन सवालों को लेके आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए। लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, एलएनजेपी में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में एलएनजेपी के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 भी हो गया। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास उनको एलएनजेपी में एडमिट कराया गया और आईसीयू में उनको भर्ती किया गया। आतिशी जी अभी भी एलएनजेपी के आईसीयू में भर्ती हैं। रात में जब गई तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी सारी जांच चल रही है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही आईसीयू से आतिशी जी निकलें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। एलएनजेपी के अंदर आईसीयू में जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। बीच में हमारा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी मिला था और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। उन्होंने उसी दिन शाम को 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी आप लोगों को, और आश्वस्त किया कि दिल्ली को पानी मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जो 100 एमजीडी कम था वो लगभग 90 एमजीडी पानी कम हुआ है, 10 एमजीडी पानी बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और स्थितियां बेहतर होंगी, ऐसी उम्मीद है। और मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसद
एनडी गुप्ता जी से कि वो भी अपनी बात आपके सामने रखें। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। वैसे बहुत ही डिटेल में माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने अपनी बात कही और किस प्रकार से ये आज की डिमांड जो है, आज जो गुहार है पानी के लिए, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, हमारी नहीं है, ये दिल्ली के हर एक नागरिक की गुहार है कि पानी जो है केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार जो हमारे हक का पानी है वो हमें दे। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जेठ का महीना भी 3 दिन पहले खत्म हुआ है और जेठ का बड़ा पवित्र महीना होता है। इसी में भी गंगा जी का भी अवतरित हुई थी, गंगा जी भी, और वो ये लेके हुई थी पानी की जो है किसी प्रकार की समस्या न हो। और आपने देखा जेठ के महीने में तो निर्जला एकादशी, दशहरा था, जगह जगह छबील लगाई जाती है, जगह जगह प्याऊ लगाई जाती है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज केंद्र सरकार, चाहे हरियाणा सरकार, चाहे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, सब ने इस बात को बिल्कुल ध्यान न देते हुए दिल्ली को पानी के लिए तरसा दिया। और कोई मतलब जब नाजायज डिमांड नहीं है, जैसे अभी आदरणीय संजय जी ने कहा कि 1994 के एग्रीमेंट के हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है और हमारा पानी का इंटाइटमेंट उस हिसाब से बढ़ा है। और ये बात जब हमारा दल मिला था अभी सब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, उनके संज्ञान में भी लाई गई ये बात कि आप इसको भी ध्यान रखते हुए, और नहीं तो इमीडिएटली पानी जो है, चाहे एक और इसमें कहने की बात है, हिमाचल प्रदेश भी पानी देने के लिए तैयार है, पंजाब से भी पानी ले सकता है, लेकिन पानी तो हरियाणा के माध्यम से आएगा, वो पानी में रोक लिया जाता है। कितना बड़ा अन्याय है आज दिल्ली वासियों के साथ। पानी का कहीं से भी अरेंजमेंट कर लीजिए आप, उसको तो आएगा हरियाणा से, हरियाणा ने कसम खाई कि पानी को नहीं जाने देंगे। तो अभी इन सब समस्याओं को देखते हुए अनशन की अतिथि जी गई माननीय मंत्री, जल मंत्री, उन्होंने भी डिमांड रखी। आज उनकी पोजीशन नहीं हॉस्पिटल में है, लेकिन आज जो है संजय जी ने भी आपके सामने समक्ष रखी बात कि हम जो है प्रधानमंत्री जी भी गुहार लगाएंगे, उनको भी चिट्ठी लिखेंगे और आने वाले समय में इस समस्या का हल हो जाएगा। तो ऐसा लगता है भगवान भी प्रसन्न हुए हैं। जिस दिन अतिथि जी ने अनशन किया था उस दिन भी थोड़ी बारिश आई और आगे वो बारिश की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन शब्दों के साथ आप हमारी बात आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे और जो आज जो उन्होंने कसम खाई नहीं दे उसको कसम को तोड़े और जल को जो है छोड़े। इन शब्दों के साथ थैंक यू। संजय जी, ओम बिरला जी एक बार फिर से स्पीकर बनाए जा रहे हैं। मैं तो अभी आप सबके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ और रात लगातार हॉस्पिटल में रहा, तो लोकसभा स्पीकर के लिए अभी चयन वोटिंग होगी नहीं होगी, सर्वसम्मति से चुने जाएंगे, वो देखने के बाद ही कुछ बोलना ठीक होगा। खत्म हो गया? अब आईसीयू में एडमिट है, दवा शुरू हो गई है, तो इसको इस अनिश्चितकालीन अनशन का विराम हो गया है, लेकिन आंदोलन के जो दूसरे रास्ते हैं उसको हम लोग अपनाएंगे, जो हमारा पानी का हक है उसको लेने के लिए। स्पीकर वाले पद पे उन्होंने संपर्क किया है विपक्ष से, और दूसरा ये भी है कि क्या आप लोग स्पीकर, विपक्ष जो है वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार को खड़ा करेगा? आपकी क्या इसमें? देखिए, इसमें मेरी राय ये है कि ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय एनडीए के घटक दलों के लिए है। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए भी चिंता का विषय है और एनडीए के घटक दलों के लिए भी चिंता का विषय है। आज मेरी बात हो सकता है टीडीपी के मित्रों को और जेडीयू के मित्रों को ना समझ में आ रही हो, लेकिन इस पार्टी का इतिहास उनको जरूर याद करना चाहिए। पिछले 10 साल में 6-7 सरकारें अलग अलग राज्यों में तोड़ फोड़ के गिराई है बीजेपी ने। जहां तक टीडीपी का सवाल है, टीडीपी खुद उसके 4 सांसद राज्यसभा में तोड़कर बीजेपी में शामिल किए गए थे। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 150 सांसद, जब ये चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले का जो सत्र हुआ उसमें निलंबित करके बाहर किए गए थे।
लगभग 150 सांसद, दोनों हाउस के मिलाकर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में स्पीकर महोदय अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उनके हिसाब से काम करेंगे तो एनडीए के घटक दलों के लिए कितना खतरा हो सकता है और किस प्रकार से उनकी पार्टियों को खंडित विखंडित किया जा सकता है, ये सब होगा। आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। न कहीं आप जा रहे हैं, न कहीं मैं जा रहा हूं। तो इसके अलावा दूसरे जो मामले हैं संसद में, आप लोग क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पानी का एक तो आपने बताया कि आप लोग बात करेंगे विपक्ष। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली के लिए पानी का है। वो पानी का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। पूरे देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है नीट एग्जाम और पेपर लीक। पेपर लीक के कारण पिछले 2 वर्षों में लगभग 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, अलग अलग राज्यों में। आप गुजरात का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए। लगभग 2 करोड़ बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। और अकेले नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। एक तो सबसे बड़ी आपकी कमाई हो जाती है फॉर्म भरने से, बहुत ज्यादा हुई है। दूसरी कमाई हो जाती है, वो बेचारे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, उसके जरिए हो जाती है। तीसरी कमाई हो जाती है 500-500 किलोमीटर की यात्रा करके एग्जाम देने जाते हैं। और इन सब के ऊपर जो भ्रष्टाचार वाली कमाई होती है, जिसमें पैसा ले लेकर पेपर लीक करा के कुछ लोगों को चयन किया जाता है, ये तो खुला भ्रष्टाचार का खेल है। अब तो स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं। अब तो खुद से अपराधी जो है वो आके एडमिट कर रहा है ऑन कैमरा, मीडिया के सामने भी और पुलिस के सामने भी, जांच एजेंसियों के सामने भी, कि पेपर लीक में उनकी भागीदारी थी। तो फिर एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा? पेपर लीक का जब पता चल गया तो एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा? नीट की पीजी का एग्जाम रद्द हो गया, पोस्टपोन हो गया। यूजीसी का एग्जाम रद्द हो गया। तो नीट का जिसका पेपर लीक साबित हो गया है, उसका एग्जाम रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से ये कुछ मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि नीट का एग्जाम रद्द किया जाए। सर, एक खबर आई कि राम मंदिर बनने के बाद जो उसकी छत है मुख्य भवन की, वहां से पानी लीक हो रहा है बारिश का। वो तो पुजारी उन्होंने वो तो महंत का स्टेटमेंट आया है। महंत जी का भी स्टेटमेंट मैंने देखा था, जो मुख्य पुजारी हैं वहां के। देखिए क्या है कि वो तो एक हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, नई संसद में भी पानी आ रहा है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं उनके आदेश पर संचालित होती हैं। और आपको याद होगा, भारत के हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने मना किया था कि भाई मंदिर अभी अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मंदिर के पूरे निर्माण के बाद। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए आनन फानन में आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया। हमने सारे कागजात रखे थे उस समय कि किस तरीके से चंदा, प्रभु श्री राम के नाम पे जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसका किस तरीके से भ्रष्टाचार और उसमें चोरी की जा रही है। तो जब आप भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपको कैसे माफ करेंगे? जब आप भगवान को भी नहीं बख्शेंगे तो भगवान आपको कैसे बख्शेंगे? मैं तो बार बार कहता हूं ना, प्रभु श्री राम पथ गमन मार्ग हमारे यूपी में बना हुआ है। अयोध्या, कुशभवनपुर, सुल्तानपुर
प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, जिन जिन इलाकों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे उन सारी जगहों में बीजेपी हार गई, अयोध्या हार गई। तो आप ये समझिए प्रभु श्री राम अब नाराज है बीजेपी से। पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। और गाना बजाते हैं आप लोग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप राम को थोड़ी ला सकते हैं भाई, भगवान श्री राम को इंसान नहीं ला सकता। वो इस प्रकृति के निर्माता है, वो इस सृष्टि के रचयिता है, वो हमारे आराध्य देवता है। आप कह रहे हैं आप ही राम को लेके आए हैं, तो ये सब अहंकार मुझे लगता है पसंद नहीं आया। और अभी तो और बहुत सारी चीजें इसमें